हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम जो पिछले वीडियो में जो अपन ने देखा था, यहाँ तक अमास्य वाले पार्ट तक अपन ने देख लिया था। आगे वाला जो पार्ट है अपन छोटी आंख से स्टार्ट करना चाहेंगे। ठीक है, आगे वाले जो पार्ट को अपन ने छोटी आंख से स्टार्ट किया, तो छोटी आंख जो होती है वो तीन भागों में बटी होती है, ग्रहणी, अग्रसूत्रांत और सूत्रांत। ये क्या होते हैं? छोटी आंत के भाग होते हैं। जैसे ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा छोटी आंत है, और इस वाले पार्ट में सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। ये वाला छोटी आंत वाला जो भाग है, इसमें सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होगा। कैसे? क्योंकि ये जो होता है इसकी सबसे ज्यादा लंबाई होती है। लगभग पूरे आहार नाल की बात करते हैं। आहार नाल में जितने भी जो पाचन में काम आने वाले अंग होते हैं और ग्रंथियां होती है, उन सभी को अपन सम्मिलित रूप से आहार नाल का नाम दिया गया। मतलब एक पाइप नुमा संरचना जो है उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? आहार नाल नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ जो अपन बात करते हैं सर्वाधिक अवशोषण, सर्वाधिक पाचन और अवशोषण क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से अपन ने यहाँ पढ़ी अमाशय में बात की थी कि अमाशय में जो भोजन होता है 3 से 4 घंटे तक रहता है। यहाँ अपन ने बात की थी कि भोजन जो यहाँ 3 से 4 तक घंटे तक रहेगा, और ये दो अवरोधनियां हैं, ये क्या करती है? भोजन को यहाँ डाटे रखती है। अब इसके बाद में ये वाला जो पार्ट आगे स्टार्ट होता है, ये ग्रहणी। तो ये ग्रहणी जो होती है, यहां से छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। 3 कौन कौन से होंगे? पहला जो अपन बात करेंगे, ग्रहणी वाला भाग जो यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक का जो घुमा हुआ है, यहां तक का ये पाइप नुमा जो संरचना है, इसको अपन बोलेंगे ग्रहणी। फिर जो बीच वाला जो पार्ट होता है, इसका मिड पॉइंट है, ये हो जाता है अग्रसूत्रांत। और ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को अपन कहते हैं सूत्रांत। देखो, 3 अलग अलग इसके पार्ट है, तो तीनों के कार्य भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे यहां से भोजन 3 से 4 घंटे तक यहां से स्टोर होता है, उसके बाद में इस अवरोधनी द्वारा पूरे भोजन को यहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस वाले पार्ट से क्या होगा? भोजन यहां ऐसे, जैसे ये अपना निवाला है, निवाला जो खाया है वो निवाला है, तो यहां कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रहणी वाले भाग में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जो तरल पदार्थ का स्रावन करती है। आपको पता है तरल चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जिसकी सहायता से क्या होता है? भोजन आगे की सकता रहता है। ठीक है, उस चिकनाहट की वजह से भोजन आगे की सकता रहेगा। तो यहां से जब भोजन जाके इस ग्रहणी वाले भाग में चला जाएगा, तो इस ग्रहणी वाले भाग में क्या होता है? कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, एंजाइम की जैसे बात करेंगे अपन, इसमें लाइपेज पाया जाएगा, कुछ कार्बोक्सीपेप्टिडेज पाया जाएगा, वो आगे पाचन की क्रिया में बात करेंगे। तो इस ग्रहणी वाले पार्ट की बात करेंगे, तो इस ग्रहणी वाले पार्ट में सर्वाधिक पाचन की क्रिया होती है। ध्यान से सुनना ये बात, सर्वाधिक पाचन की क्रिया कौन से वाले पार्ट में होगी? ग्रहणी वाले पार्ट में। और सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया यहां पे होती है अग्रसूत्रांत में। अग्रसूत्रांत क्या होता है कि अग्रसूत्रांत में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। इसलिए उन कोशिकाओं को अपन आंत्र कोशिका कहते हैं। कोशिका या इनको एंटेरोसाइट भी कहा जाता है। इन दोनों चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार यहां भी से भी पूछा गया था एंटेरोसाइट्स कोशिकाएं क्या होती है और कौन से भाग में पाई जाती है, और आंतर कोशिकाएं क्या होती है। तो आंतर कोशिकाओं का ही दूसरा नाम क्या होता है? एंटेरोसाइट्स कोशिकाएं। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए
कि आहार नाल में सर्वाधिक पाचन की क्रिया कहाँ होती है, तो आपको ग्रहणी वाला भाग करना है कि सर्वाधिक जो पाचन की क्रिया कौन से वाले भाग में होगी, ग्रहणी में। और सर्वाधिक अगर अवशोषण की क्रिया पूछी जाए तो कहाँ बोलोगे आप, अग्रसूत्रांत में। अभी जो आफियर का एग्जाम हुआ था इस बार का, ठीक है ना, पिछली बार का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि अग्रसूत्रांत सर्वाधिक पाचन की क्रिया कौन से भाग में होती है। तो अधिकतर स्टूडेंटों ने क्या आंसर दिया था कि छोटी आंत में होता है, ठीक है, जबकि आंसर क्या आता कि छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपको दोनों पूछता है कि आहार नाल में सर्वाधिक पाचन व अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है, तो अपन को आंसर छोटी आंत देना है। फिर अगर पाचन के बारे में पूछता है तो ग्रहणी देना है, अवशोषण के बारे में पूछता है तो अपन को क्या देना है, अग्रसूत्रांत देना है, ठीक है। फिर सूत्रांत की पार्ट आते हैं, तो देखो यहां से अपन ने ये ग्रहणी वाला पार्ट पढ़ लिया, ये बीच वाला जो पार्ट है अपना अग्रसूत्रांत है, इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी जिनको अपन एंटेरोसाइट या आंतरिक कोशिकाएं कहते हैं। और उसके बाद में जो ये नीचे वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को अगर मैं बात करूं तो इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, सूत्रांत, ठीक है। और इस सूत्रांत में कुछ तो विटामिन होते हैं और कुछ पितृवर्णक होते हैं। आप सूत्रांत की बात करते हैं तो विटामिन होते हैं और पितृवर्णक होते हैं, जो क्या करते हैं, इनमें सूत्रांत वाले पार्ट में विटामिनों का और पितृवर्णकों का अवशोषण होता है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, विटामिन और पितृवर्णक। पितृवर्णक जो होते हैं पित्राशय से स्रावित किए जाते हैं, जो पीले रंग के होते हैं। जैसे जिस पेशेंट के पीलिया हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसका पूरा शरीर जो पीला पड़ जाता है, जैसे पहले आंखों पे इफेक्ट दिखता है, फिर नाखूनों में इफेक्ट दिखता है, ठीक है ना, तो वही पितृवर्णक होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जिसे बोलते हैं, ठीक है। वो पितृवर्णकों का अवशोषण कहाँ होता है, अग्रसूत्रांत वाले पार्ट में। तो ये वाला पार्ट हो गया छोटी आंत का। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं बड़ी आंत की, अगर अपन बड़ी आंत की बात करते हैं तो देखो यहां से जो यहां खत्म हुआ है अग्रसूत्रांत वाला पार्ट, जहां से खत्म हुआ है ये वाली लाइन, तो ये जो उल्टा यू बना हुआ है ना, इस प्रकार का जो संरचना बनी हुई है, पूरी आउट बॉर्डर जो लाइन बनी हुई है, उस पूरी लाइन को अपन क्या बोलेंगे, बड़ी आंत बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ बड़ी आंत की जो बात की है अपन ने, तो यहां से बड़ी आंत स्टार्ट होगी और यहां तक के वाले पार्ट में क्या होगी, खत्म होगी। तो यहाँ जो स्टार्ट होता है इस वाले पार्ट का, तो ये हल्का सा क्या होता है, नुकीला होता है। और नुकीला होता है तो इसका अपने शरीर में कोई भी काम नहीं है। ये जो कह सकते हैं कि ये अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग वो होते हैं जिनका शरीर में बिल्कुल कुछ भी काम नहीं होता, फालतू पड़े रहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये शरीर में अवशेषी है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, कर्मी रूपी परिशेषिका। यहां से जब आगे बात करेंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा, यहां से जो स्टार्ट होगा, इस बड़ी आंत के भी दो पार्ट अपन को देखने को मिलेंगे। एक जो यहां वाला ये वाला जो पार्ट होगा, इसको अपन बोलेंगे आंत्रनाल। और इस वाले जो पार्ट को यहां से जो ये वाला पार्ट यहां तक का खत्म होगा, यहां के बाद का जो पार्ट होगा उसको अपन बोलेंगे बृहद्रांत। मतलब बड़ी आंत, बृहद्रांत, यहाँ बड़ी वाली आंत की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसको बृहदांत बोल दिया, और ये वाला जो पार्ट हो गया इसको अपन ने बोल दिया आंत्रनाल। अब अपन को ये चीज देखनी है कि इस वाले पार्ट में क्या होता है और इस वाले पार्ट में क्या होता है।
तो अगर मैं बड़ी आंत की पूरे की बात करता हूं तो इसकी जो टोटल लंबाई होती है लगभग 1.3 मीटर के समथिंग होती है। ठीक है, 1.3 मीटर इसकी लंबाई होती है, जिसको भी ये दो भागों में बांट दिया जाता है। अब ये वाला जो पार्ट है ये वाला है, ठीक है ना, तो इस वाले पार्ट को अगर अपन बोलेंगे अंधनाल, तो ये अंधनाल में क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के विटामिन होते हैं जो यहाँ विटामिनों का अवशोषण किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के विटामिन होंगे जिनका अवशोषण किया जाएगा अंधनाल में। और उसके बाद जो वैद्य अर्थ की बात करेंगे तो ये वाला जो पार्ट क्या करता है, कुछ खनिज लवणों का, ये तो विटामिनों का अवशोषण करेगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, और ये वैद्य जो आंत वाला जो पार्ट है ये क्या करेगा कि कुछ खनिज लवण और जल का अवशोषण करेगा। ठीक है, ये खनिज लवणों का अवशोषण करता है और ये विटामिनों का अवशोषण करता है। अब आपको अगर बड़ी आंत जो पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको एक चीज देखने को मिली होगी कि अपन ने यहाँ में न दो पार्ट बताए अपन ने, अंधनाल और वैद्यांत बड़ी आंत में, कि न तो इसमें किसी पाचन की क्रिया की बात ही नहीं की कि पाचन की क्रिया सर कहाँ होती है पाचन की क्रिया। तो ये बड़ी आंत जो होती है इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती, सिर्फ आयरन में कुछ प्रकार के खनिजों का और औषधियां, जैसे मेडिसिन की बात करेंगे तो उनका अवशोषण होता है। खनिज लवण इसमें जल का भी हो जाएगा, साथ में मेडिसिन भी ले सकते हो, ठीक है ना, तो इनका अवशोषण हो जाएगा। बाद में नहीं किसी प्रकार का कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। अब क्या हुआ, जो अपन ने जो भोजन खाया है वो भोजन क्या होगा कि यहां से जाके यहां तक का अवशोषण हो गया। अपन ने देख लिया कि ये वैद्यांत है और यहां तक आ गई ये वाला पार्ट। अब ये जो भोजन आगे क्या हो जाता है, धीरे धीरे यहां स्टोर हो जाता है। जैसे अपन ने पूरा भोजन खाया, वहां से मुख गुहा से स्टार्ट किया अपन ने, मुख गुहा से स्टार्ट होता होता होता, ठीक है ना, यहां तक पहुंच गया, अपनी सूत्रांत वाले पार्ट तक पहुंच गया, फिर बड़ी आंत में पहुंच गया, फिर ये वाला जो पार्ट है ये एक मलाशय की बात करते हैं तो एक थैलीनुमा पार्ट होता है। अगर अपन को जैसे इनकी पूरी संक्षिप्त वर्णन भी पूछ लिया जाता है तो अपन डायग्राम देख के भी, अगर किसी को डायग्राम याद है तो वो देख के भी लिख सकता है कि ये आहारनाल का अंतिम भाग होता है, थोड़ा फूला हुआ होता है, इसका आकार थैलीनुमा होता है, इसमें अपशिष्ट पदार्थ आकर क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। जैसे जो अपन ने खाया है वो अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गया, संग्रहित हो गया। जब ये थैलीनुमा संरचना है ये भर जाएगी, ये पूर्ण रूप से भर जाएगी, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, गुदा नाल द्वारा या गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली है, अंगों की बात की अभी। अब ग्रंथियों की बात करेंगे। एक पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब अपन ने फर्स्ट वीडियो देखा, ठीक है, जब फर्स्ट वीडियो देखा था तो फर्स्ट वीडियो में देखा था कि अपन ने पाचन की परिभाषा देखी थी कि जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाएगी। फिर उसके बाद में अपन ने पाचन में काम आने वाले अंग एवं ग्रंथियां देखा था। तो पाचन में काम आने वाले अंगों के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया कि पहले मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो जो ग्रंथियों की बात करेंगे, और ग्रंथियों में अपन ने 3 प्रकार की ग्रंथियां देखी थी। एक तो लार ग्रंथि, अग्नाशय
और यकृत ग्रंथि। अब इनको भी एक बार बारी बारी से देख लेते हैं। पहले अगर अपन बात करते हैं लार ग्रंथि की, तो देखो लार ग्रंथि जो होती है, लार से ही, नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ पाई जाने वाली है। तो जो मुख गुहा होता है उसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और लार ग्रंथि का प्रमुख कार्य होता है, यहां से जो इंपोर्टेंट अपन का जो टॉपिक याद करना है अपन को, इसका मुख्य कार्य याद करना है। तो जैसे क्या करते हैं, अपन भोजन खाते हैं तो भोजन को क्या करता है, लसलसा बनाता है। जैसे ही भोजन को, किसी खाने को देखते ही अपने मुंह में पानी आ जाता है, तो वो पानी ही क्या होता है, लार ग्रंथियों का स्रावित पदार्थ होता है। तो जैसे अगर अपन ने बात की यहाँ की, तो इसका मुख्य जो कार्य है, तो कार्य क्या होगा कि एक तो ये भोजन को लसलसा बनाएगा, पहला कार्य तो इसका ये हो गया, ठीक है, भोजन को लसलसा बना रहा है। दूसरा कार्य ये हो गया इसका कि ये दांत और जीभ की जो होता है उसकी सफाई करता है। दांत और जीभ की क्या करेगा, सफाई करेगा। तो दांतों की तीसरे जो इसका जो मुख्य कार्य होता है कि क्या हो गया कि अपन को जैसे ही अपन ने चपाती खाई या भोजन खाया, तो भोजन को जब दांतों से चबा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर उनके साथ, भोजन के साथ अगर कोई जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु अगर अपने शरीर में पहुंच रहे हैं, तो उन जीवाणुओं से क्या करता है, सुरक्षा करता है, मतलब संक्रमण से बचाता है। तो कह सकते हैं कि लार जो अपने शरीर में क्या करती है कि संक्रमण से बचाती है। यहां अपन ने इसको कार्य देख लिया कि कार्य क्या क्या होते हैं, भोजन को लसलसा, दांत और जीभ की सफाई करना और संक्रमण से बचाना। अब यहाँ इनके भी क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं। ग्रंथियों की भी अगर अपन बात करते हैं तो तीन प्रकार की ग्रंथियां होती है। एक तो कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजम, और एक होती है अधोजीवा। यहां आपको याद रखना है कि लार जो होती है, लार ग्रंथियां होती है, तीन जोड़ी ग्रंथियां होती है। अगर यहां पूछ भी ली जाएगी लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, या तो आपको 6 लिखनी है और या फिर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां लिखनी है। कि जैसे 2 ग्रंथियां, एक कर्णपूर्व की कान के नीचे पाई जाती है। ये वाला जो पार्ट होता है ये कान है, ठीक है ना, इस कान से नीचे वाला जो पार्ट होगा उस नीचे वाले पार्ट में पाई जाएगी यहाँ पर। तो इस ग्रंथि को अपन ने क्या बोल दिया, कर्णपूर्व ग्रंथि। अधोजम, अब यहाँ देखो अगर अपन इसका वही संधि विच्छेद करके देखें तो अधो का मतलब होता है नीचे, और यहां अगर अपन जंब की बात करते हैं तो यहां जबड़ों से बात किया गया है। यहां अगर अधो का मतलब नीचे, जंब का मतलब क्या हो गया, जबड़े। तो ये जबड़ों के नीचे पाई जाएगी, ये जबड़ा हो गया। ये तो ये वाला तो पार्ट किया कर्णपूर्ण की, तो यहां बात कर ली। और ये जो दांत होते हैं, ठीक है ना, इन दांतों के बीच में पाई जाएगी अधोजम। और अधो जीवा की बात करेंगे तो अधो का मतलब वही नीचे, और जीवा का मतलब क्या होगा, जीभ। तो ठीक है, ये जीभ के नीचे पाई जाती है। अब इन भी क्या होगा, ये भी एक लसलसा पदार्थ का स्रावण करती है, और जो इनका जो पूरी लाल ग्रंथियों का कार्य होता है वही इन ग्रंथियों का कार्य होता है, इनके भागों का कार्य होता है। कहने का मतलब ये सारे जो भाग होते हैं ये मिलकर क्या करते हैं, ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। सेकंड, दूसरी वाली ग्रंथि, दूसरे वाले भाग की बात करते हैं, अग्नाशय।
और इस बात पे तो आप क्या कर लो, स्टार लगा ही लो, क्योंकि इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, ये अग्नाशय ग्रंथि की बात करते हैं तो ये क्या होता है, अमाशय के पास में पाई जाती है। अमाशय के पास में पाई जाती है और ये दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी प्लस बहिःस्रावी। अब आपको पता है कि ये अंतःस्रावी या बहिःस्रावी का मतलब क्या होता है, अगर नहीं पता तो अपन बताएंगे क्या होता है। ठीक है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी की अगर अपन बात करते हैं, अंतःस्रावी ऐसी ग्रंथियां होती है जिनको ले जाने के लिए कोई विशेष प्रकार की नलिकाएं नहीं पाई जाती। जैसे अगर अपने पास ये कोई ग्रंथि है और इस ग्रंथि को ले जाने के लिए ये कोई पाइप संरचना है, जैसे अपने हार्ट होता है, हार्ट से क्या होता है कि पाइप पे लाइन बिछी होती है, जिसे अपन रक्त वाहिनिका कहते हैं, और रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है। तो उसी प्रकार इनका जो स्त्रावण होगा, उस स्त्रावण को ले जाने के लिए यदि नलिकाएं नहीं पाई जा रही है तो उनको क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, और अगर बहिःस्रावी की बात करते हैं तो इनके स्त्रावण को ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है। इनके स्त्रावण को ले जाने के लिए नलिकाएं नहीं पाई जाती, इनके स्त्रावण को ले जाने के लिए नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं इनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, और इनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। अब ये ध्यान रखना कि ये अंतःस्रावी भी प्रकार की ग्रंथि है और बहिःस्रावी प्रकार की भी ग्रंथि है। अग्नाशय दोनों प्रकार की ग्रंथि है, इसलिए इसको मिश्रित प्रकार की ग्रंथि भी कहते हैं, कि मतलब ये दोनों की तरह कार्य करती है। यहां से एक बड़ी क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसी ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। तो इसकी बात करेंगे अपन, अंतःस्रावी इसके पदार्थों को हार्मोन कहेंगे, और ये बहिःस्रावी इसके पदार्थों को अपन क्या कहेंगे, एंजाइम कहेंगे। ठीक है, अब यहां से देखते हैं कि यहां से कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं और यहां से क्या स्रावित किए जाते हैं। तो अंतःस्रावी की बात करते हैं तो अंतःस्रावी से दो प्रकार